पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, अनिल देशमुख जो हैं ये लंबे वक्त के बाद अब रिहा हो गए हैं। बहुत लंबा इंतजार यहाँ पर अनिल देशमुख को जो है वो करना पड़ा है, लेकिन अब आखिरकार उनके लिए एक राहत की घड़ी यहाँ पर आई है। अनिल देशमुख जो है वो अब यहाँ पर रिहा हो गए हैं। पूर्व गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, कई तरह के आरोप उन पर यहाँ पर लगे थे और तस्वीरें उनकी यहाँ पर आ रही है। सुनेंगे इस वक्त वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। तो कई तरह करोड़ों की वसूली का जो आरोप है वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर लगा था, लेकिन अब उनको बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। भ्रष्टाचार के आरोप भी उनके ऊपर लगे थे। सीबीआई की विशेष अदालत ने उनकी जो जमानत याचिका थी वो पिछले महीने जरूर खारिज कर दी थी, लेकिन अब उन्हें यहाँ पर जमानत मिल गई है। तो बड़ी राहत एक अनिल देशमुख के लिए यहाँ पर निकलकर सामने आई है। भ्रष्टाचार और अपने पद के दुरुपयोग का ये मामला है जिसकी जांच सीबीआई यहाँ पर कर रही है। करीब साल भर तक जेल में रहे हैं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और अब साल भर के बाद जेल से वो रिहा हुए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है यहाँ पर। तो अप्रैल में उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से लगातार वो मुंबई की जो आर्थर रोड जेल है उस पे बंद थे और बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा भी था कि उनकी जो सेहत है उनको देखते हुए इस मामले में उनकी जो जमानत अर्जी है उसकी सुनवाई को प्राथमिकता भी मिलनी चाहिए। उनकी सेहत की बात यहाँ पर की गई थी। सुनते एक बार यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं अनिल देशमुख। सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, साल भर तक जेल में रहे हैं और एक बड़ी राहत यहाँ पर अनिल देशमुख के लिए, आखिरकार जमानत मिल गई उन्हें। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत है। जमानत तो देखिए उन्हें पहले ही मिल गई थी जी ईडी केस में और सीबीआई केस में भी लगभग 15 दिन पहले उन्हें जमानत मिल चुकी थी। लेकिन जो केंद्रीय एजेंसी है वो चाह रही थी कि इस फैसले पर स्टे लग जाए और वो सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज करना चाह रही थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने में कामयाब नहीं रही। लिहाजा आज की जो स्टे की तारीख है वो समाप्त हो गई। कब साल के बाद से भी ज्यादा वक्त कामयाब हुए हैं। नेता है गया इसमें कुछ करने की बात कर रहे हैं और अपनी भावनाएं। और आखिरकार जेल से वो रिहा हो गए। जमानत उन्हें पहले ही मिल गई थी, लेकिन जमानत का जो आदेश है उसको सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए 10 दिनों के लिए रोक लगा दी थी। उनकी रिहाई पर रोक लगा दी थी। जमानत उन्हें जरूर दे दी गई थी, लेकिन इसलिए रिहा करने पर रोक लगा दी थी क्योंकि सीबीआई को जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती देनी थी। तो एक बार फिर से हम रुक कर रहे हैं हमारी उस बड़ी खबर का जिस पर हम बने हुए हैं। तो नोएडा का ये मामला सामने आया है जिसमें जो शेफाली कौल नाम की महिला है अपनी घरेलू मेड के साथ मारपीट करती हुई नजर आ रही है और आरोप है कि लंबे वक्त से वो इस लड़की के साथ इस तरह से उत्पीड़न कर रही थी, उसके साथ मारपीट कर रही थी। हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान जो हैं वो जुड़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीमा वृद्धि हैं जो वकील हैं, इसके अलावा बृंदा अदीगे हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बृंदा, सबसे पहले मैं आप ही के पास यहाँ पर आना चाहूंगी। जो तस्वीरें हैं वो विचलित कर देती हैं कि किस तरह से कमजोर तबके के जो लोग हैं उन्हें इस तरह से परेशान किया जाता है और कई बार जो सबसे ज्यादा इस वक्त मदद कर रहे होते हैं, आपके घर में ये सहायक के तौर पर होते हैं, जिनसे सबसे ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है, उनके साथ इस तरह की बदसलूकी ये अविश्वसनीय भी है। देखिए मैम, सबसे बड़ी बात कि जो पर्सन आपके साथ में काम कर रहा है 24 आवर्स आपको सर्विस दे रहा है वो जस्ट आपके फैमिली मेंबर की तरह होना चाहिए। ये जो भी लोग हैं जो ये शेफाली कौल मैम है, इनको ये सोचना चाहिए कि ये जो लेडी है, जो बच्ची है, लेडी भी नहीं है बच्ची है, वो बच्ची पहले तो उनके साथ काम कर रही है। तो मैम ये मैटर ऑलरेडी अंडर क्राइम, क्योंकि
एक माइनर से काम कराना ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट है, ये रख ही नहीं सकते हैं उसको काम कराने के लिए। ये मैटर पोक्सो एक्ट का मैटर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18 है उसके अगेंस्ट में है। तो जाकर के इस तरीके से अगर कोई काम करा रहा है तो ये क्राइम कर रहा है। दूसरी बात, अगर एक पैटर्न बना हुआ है कि हम अपने घर में 24 आवर्स काम कराने के लिए किसी भी माइनर गर्ल को रख रहे हैं या किसी भी मेल पर्सन को रख रहे हैं, तो वो उसको आप फैमिली मेंबर की तरह रखिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अगर वो आपको सर्विस दे रहा है, फोर्सफुली इस तरीके से मार पीट करना ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक क्राइम है। और वो लेडी निरंतर उस बच्ची के साथ क्राइम कर रही थी जिसके वीडियोज हमारे सामने आए। और मैम ये बाई चांस अदिति मैम ये मैटर हम लोगों के सामने है, अदरवाइज कितनी फैमिलीज में ऐसा होता है और कोई वीडियो सामने नहीं आते, कोई आवाज नहीं उठा पाता, क्योंकि जो अंडर है वर्क वो कैसे अपनी वॉइस रेज करेगा, किसके सामने करेगा। तो ऐसे जगह पर एक मुझे लगता है कि मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन होना बहुत जरूरी है। बच्ची कहाँ की रहने वाली है, कौन सर्वेंट किसके घर में वर्क कर रहा है, उसका प्रोफेशन क्या है, टाइम टू टाइम उनसे बात की जाए, मॉनिटर किया जाए कि उनके साथ कोई क्राइम तो नहीं हो रहा। ये सब रेगुलेशन बहुत जरूरी है मैम, अदरवाइज कितने लोग ऐसे पीड़ित होंगे जो हमें अभी तक नहीं पता चल पा रहा। एक मैम नोएडा का मैटर है 2020 का, एक लड़की 18 साल की काम करती थी, 15 दिन बाद उस बेटी की डेड बॉडी उस बिल्डिंग के घर के बाहर मिली, न्यूड कंडीशन में मिली। वो मैटर कोविड के वजह से वहां पर बहुत ज्यादा सुनवाई नहीं हुई। वो मैटर जब मेरे पास आया तो मैंने बात की, उसमें पैरवी की, पता चला मैम हर चीज मैनेज कर ली गई, वहां पर पुलिस को भी मैनेज कर लिया गया और उसको सुसाइडल केस बना दिया गया। अब दूसरी बात आती है कि मैम अगर वो मैटर सुसाइडल था, उसने सुसाइड किया था, तो फिर क्यों किया था, किसके वजह से किया था। तो ऐसे लोग अगर छूटते रहेंगे तो इस तरीके के क्राइम को बढ़ावा मिलता रहेगा। शेफाली कौल ये डिजर्व कर रही हैं कि इनके अगेंस्ट में अगर आज ये भागी हुई है, प्रॉपर FIR इनके अगेंस्ट में फाइल हो, लॉग्ड हो और चार्जशीट बने, इनको पनिशमेंट मिले, तब जाकर के जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं मैम। बिल्कुल। सीमा समृद्धि भी हमारे साथ हैं, यहाँ पर वकील हैं। सीमा जी, यहाँ पर बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्योंकि कोई कानून नहीं है इस तरह के जो डोमेस्टिक हेल्प्स होते हैं उनके लिए, उनके अधिकारों को लेकर, उनके काम करने के तौर तरीकों को लेकर कोई कायदे कानून नहीं, और यही वजह है कि इस तरह से, क्योंकि ये कमजोर लोग हैं, इनकी मजबूरी होती है, इन्हें अपना घर चलाने के लिए इस तरह से काम करना पड़ता है। और ऐसे में कई बार ये जो बात वृंदा कह रही है कि कई बार तो तस्वीरें भी सामने नहीं आती और ऐसे कई लोगों के साथ चलता रहता है इस तरह का जो उत्पीड़न है। मैम एक्चुअली मैं सीमा हूँ और वृंदा मैम अभी बोलेंगे। जी 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 वृंदा जी। अच्छा मैं बोलूं? जी हाँ, ऐसा कानून तो होना ही चाहिए, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत IPC हैं जिस पर इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और हमको ये सोचना चाहिए कि हम ये जो वर्ड्स यूज करते हैं, मालिक, मालकिन, उनके सर में भी हो जाता है कि हाँ मैं मालिक हूँ, मालकिन हूँ। जो हमारे घर में काम करने के लिए आते हैं वो हमारे गुलाम हैं, नौकर हैं, जैसे भी हम उनके साथ बर्ताव करें कोई पूछने वाला नहीं है। और ये जो शेफाली कौर है, ये पहली बार ऐसा नहीं होगा, बहुत समय ऐसा होता होगा, लेकिन एक बार यहाँ फर्स्ट टाइम लिफ्ट में एक CCTV है और वो अभी बाहर वायरल हो गया है। इसीलिए यहाँ पर आपको कुछ क्षणों के लिए मैं रोकूंगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले हम, हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने वो जो पीड़ित युवती है जो यहाँ पर काम कर रही थी, जिनके साथ ये बदसलूकी की जा रही थी, उनसे बातचीत की। सबसे पहले वो बातचीत यहाँ पर आपको सुनवाते हैं। आप सबके फोन में, टीवी पर आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक लिफ्ट का CCTV है, जिसमें एक औरत अपनी घरेलू सहायिका को घसीटते हुए, पीटते हुए ले जा रही है। ये मामला नोएडा का है, क्लियो काउंटी सोसाइटी है नोएडा की, बहुमंजिला इमारत है, और जो महिला पीट रही है उसका नाम है शेफाली कौल, और जो पिटी उसकी घरेलू सहायिका उसका नाम है अनीता। पहले तो तस्वीर दिखाते हैं, अनीता हमारे साथ हैं जिनको पीटा गया है। उनके चेहरे पर निशान देखिए, ये काला पड़ा हुआ है, आंख पूरी काली है, कान में सूजन देखिए, गर्दन में चोट के निशान है। और जो इनकी आप बीती आप सुनेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरीके की हैवानियत इनके साथ की गई। 6 महीने पहले ये उस औरत के यहाँ पर काम करने गई। 31 अक्टूबर को इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, ये अपने घर जाना चाहती थी, और जब घर जाने का नाम लेती थी ये, तो वो महिला शेफाली कौल जो पेशे से वकील है वो इसको पीटती थी।
अब अनीता से बात करते हैं और जानते हैं कि किन यातनाओं से इनको गुजरना पड़ा और कैसे वो भागने की कोशिश कर रही थी। उस दिन अपने वहां से चुन्नी की रस्सी बनाई उन्होंने और फिर 3rd फ्लोर से नीचे आई। अनीता बताइए, कब से काम कर रही थी आप उसके यहाँ पे? अप्रैल से करती 14 अप्रैल से काम कर रही थी। 24 घंटे का 24 घंटे का वहीं रहती थी? जी वहीं पर रहती थी। ठीक है, तो 24 घंटे से वहीं रह रही थी आप? जी मुझे वहाँ पर रहे 10-15 दिन हुए थे। उस दिन से मुझे मारना शुरू कर दिया था उन्होंने। हर रोज़ मुझे मारती थी, रात को 12-12 बजे तक बर्फ़ के पानी से नहलाती थी और छोटी छोटी बात पे हर रात मुझे मारती थी। चाकू से मारने की कोशिश की उन्होंने कई बार। मेरा गला भी दबा दिया था कई बार और मेरा दांत भी तोड़ दिया। दांत भी तोड़ दिया? जी दांत। गर्दन पे भी देखिए, थोड़ा गर्दन ऊपर करिए, देखिए गर्दन पे निशान है चोट के। तो ये चाकू मारा आपके? चाकू नहीं, नाखूनों के निशान। नाखून से मारा? गला दबा रही थी? गला दबा रही थी मेरा। अच्छा, ये कान पे क्या किया आपके? चप्पल से मारा कानों पे। कान पे चप्पल से मारा? जी। तो 26 दिसंबर को आपने भागने की कोशिश की? जी भागने की कोशिश होती। मैंने गुड़ की पट्टी खा ली थी थोड़ी सी और बोली तो सुबह उठ तुझे तेरा मुंह गैस पे जला के ऊपर से फेंक दी, तुझे तब पता चलेगा दूसरे की चीज़ खाने पे। तभी मैंने ऊपर से फेंक दी कि धमकी दी। मेरे को डर गई थी रात में, तो मैंने चुन्नी बांध के नीचे कूद गई थी। चुन्नी बांधी आपने? कितनी चुन्नी बांधी? ये गिनी नहीं तो चुन्नी 6-7 चुन्नी से नीचे। तो आप तीसरी मंजिल से नीचे? 4 मंजिल से नीचे कूदी। 4 मंजिल से आपने रस्सी बंधी और फिर वहां से नीचे कूदी। और आपको डर लगा क्योंकि आपने गुड़ की पट्टी खा ली थी, इसलिए पीटा इसने और बोला सुबह तुझे जला दूंगी और नीचे फेंकूंगी। आप डर गई थी? जी डर गई थी। सुबह बोली तो जला दूंगी, नीचे फेंक दूंगी तो पता चलेगा। तो मैं डर गई थी रात को ही। मेरे को तभी फेंकने की धमकी दी तो मैंने डर गई थी और मैं नीचे कूदने की रस्सी बना के। तो आप रस्सी बांध के नीचे कूद गए। फिर गार्ड ने देख लिया था आपको? मैं भाग गई तो मुझे गार्ड ने पकड़ लिया था। गार्ड को मैंने बताया था मुझे दीदी के साथ नहीं जाना, दीदी मुझे मारती, मेरा कान देखो, कान वान सब सूज है, मेरा मुंह देखो। और गार्ड ने मुझे तो जबरदस्ती फिर से भेज दिया। दीदी जाने ऊपर जाने फिर से मुझे मारा दोबारा से चप्पल से मारा। तो आप मारते हुए ले गई थी? जो CCTV आपने देखा, फुटेज देखा, तो लिफ्ट में भी मार रही थी आपको? लिफ्ट में मैं जा रही थी, जबरदस्ती मुझे मार रही थी। मेरे उसी टाइम में मुंह में हाथ दोनों घुसेड़ दिया। मेरा होठ भी उसी टाइम काट लिया था बाहर गेट के। मैं जहाँ रो रही थी ना तो बोले उन्होंने मेरे होठ काट लिए दोनों। तो ये बताइए कि आप गाली गलौच भी कर देते हैं? गाली गलौच भी करती थी और जाति के नाम पे हमेशा मुझे गालियाँ देती रहती थी। गाली देती रहती थी? अच्छा, तो नाराजगी किस बात पे थी आपसे? क्या समस्या क्या थी उसकी आपसे? वो तो मुझे बता, हर छोटी छोटी बात पे टॉर्चर करती थी। खाना में बनाने लेट हो जाता तो उस बात पे, चाय दाने 2 मिनट लेट हो जाता उसी बात पे गाली गलौच। चाय में लेट हो गई तो गाली गलौच, मारपीट, कुछ टाइम पे कुछ चीज़ नहीं मिलती तो तब भी गाली गलौच देती थी। अब खाना में जो झाड़ू मार कूड़ा रहेगा तो उसे लात तो घुसे मारती थी पीछे से। झाड़ू कूड़ा रह गया झाड़ू मारने में तो है? झाड़ू मारने बर्तन में थोड़ी गंदगी के रहते तो पतीला उठा के सर पे मारती थी मेरे। देखिए इनकी माँ बगल में और वो रो रही हैं अपनी बेटी की इस हालत को देख करके। ये बताइए कि आप कैसे बची, कैसे बचाया कैसे आपको? मैं तो चुन्नी मार के जान बचा के भाग गई। तो चुन्नी बांध के ऊपर से 4 मंजिल से। नहीं, फिर आपके पिताजी को कैसे पता चला कि आपके साथ ये हुआ है? मुझे नहीं पता पिताजी को कैसे पता। मुझे पकड़ के लाने के बाद नहवाया ठंडे पानी में दोबारा से बर्फ डाल के और खून उनके कपड़े साफ करवाए थे मेरे से खुद से। तब मुझे बताया तो तेरे पापा मम्मी पापा आए तो मैंने मुझे बात करवा तो मम्मी पापा से बोले अभी नहीं, बात करना। मुझे तभी बात नहीं करवाई। पुलिस ने बचाया आपको आके? हाँ, पुलिस वालों ने मुझे बचाया। दीदी के साथ जाने से मना कराया। अभी तक वो आई नहीं। ठीक है, तो आपने सुनी अनीता की आप बीती। अभी तो 20 साल की उम्र है और 26 दिसंबर की रात इतना पीटा इसे क्योंकि इसने गुड़ की पट्टी खा ली थी और इसे कहा कि जला के तुझे नीचे फेंक दूंगी। तो इतनी डर गई है कि इसने चुन्नी बांधी, रस्सी बनाई चुन्नी की और 4थे फ्लोर से नीचे कूदी डर करके। फिर गार्ड ने पकड़ लिया और फिर पीटा। जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये जब बच के भाग रही थी तो जब गार्ड ने बताया उस आरोपी को, शेफाली कौल को, तो वही वीडियो इसको मारते हुए ऊपर ले जा रही है। इसके पिता को जब पता चला, इन्होंने पुलिस को बुलाया, 112 पे कॉल करी और फिर ये इनको पुलिस ने वहाँ से बचाया है। शेफाली कौल अब तक फरार हैं, पुलिस दबिश दे रही है, मुकदमा लिख गया है। लेकिन सोचिए कि ये तस्वीर तो हमारे सामने आ गई CCTV के जरिए, लेकिन हर रोज़ सैकड़ों अनीता घरेलू सहायिकाएँ घरों में पिटती हैं, अगवा करके बंधक बनाए के रखी जाती हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है, लेकिन वो बातें सामने नहीं आ पाती हैं। तो कोशिश यूपी पुलिस की यही है कि जल्दी से जल्द गिरफ्तार कर एक नज़ीर पेश की जाए। तो फिलहाल अनीता आपके सामने हैं और इनकी जो चोटें हैं वो इनके साथ की गई यातनाओं की तस्वीर सबको बयां कर रही हैं। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।
तो वृंदा और सीमा, आप दोनों ने सुना। वृंदा, जो तस्वीरें थी, जो वो बातें बता रही थी, उनके चेहरे, सिर्फ चेहरा अभी दिख रहा था क्योंकि वो स्वेटर वगैरह पहनी हुई थी, लेकिन हर जगह चोट के निशान थे। उनका माथा, उनके गाल, उनके कान, उनकी गर्दन, सब जगहों पर चोट के निशान थे। ये भयावह तस्वीर थी। एब्सोल्युटली। जैसे आपके रिपोर्टर ने कहा कि ये एक अनीता है, ये वायरल हो गया इसीलिए केस दर्ज किया है, लेकिन ऐसे बहुत से अनीता हैं और इसके लिए एक विशेष कानून की जरूरत होगी। लेकिन अभी भी कानून में बहुत से धाराएं हैं जिस पर हम ये शेफाली कौर के ऊपर पुलिस केस कर सकता है। जैसे उसी बारे में बताइए वृंदा जी कि कौन कौन सी धाराएं इस वक्त ये जो मामला बन रहा है उस पर सीमा, ये जो कॉल है इनके ऊपर बननी चाहिए। असॉल्ट का तो धारा लग ही सकता है, लेकिन हत्या का प्रयास भी लग सकता है, क्योंकि वो देखो, हम वो वीडियो में देख रहे हैं कि वो वो अनीता की गला को कस के पकड़ के उसको खींच रही है। वो मर भी सकती है और उसने पीटा है, मारा है और उसने धमकी भी दी है कि मैं तेरे को जला के फेंक दूंगी यहां से। तो ये सब तो उसको मारने का, हत्या करने का ही तो प्रयास है। हत्या किया है या नहीं वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन अभी पुलिस इस सब पर वो कानून की धाराएं हैं जिस पर वो डाल सकते हैं। और ये 20 साल की है, इसके ऊपर और क्या 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 चाकू दिखाया है और इसमें 321, 23, 24, 25 का भी आईपीसी लग सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पुलिस ऐसे कंप्लेंट्स को नहीं लेते हैं, क्योंकि जब आप कहते हो क्लियो काउंटी में ये एक वकील है, ये इसके सर में होगा कि मैं इस केस से कैसे बच सकती हूँ, मुझे पता है। और पुलिस तो अनीता जैसे लोगों का बात नहीं सुनते हैं, वो शेफाली कौर की बात सुनेंगे। और कई बार उनमें वो हिम्मत भी नहीं होती है कि वो पुलिस तक जाएं या वो कोर्ट तक जाएं और इतना लंबा वो केस लड़े। इतनी आर्थिक रूप से भी वो लोग इतने मजबूत नहीं होते हैं किस तरह से वो केस को लड़ सके। सीमा, यहाँ पर जिस तरह से दिख रहा है कि जो अग्रीमेंट है वो अक्टूबर में ही खत्म हो गया था, दिसंबर का महीना चल रहा है, जबरदस्ती भी शेफाली कौर जो है वो काम करवा रही थी, तो यहाँ पर ये मामला भी उन पर बनेगा। बिल्कुल मैम, ये मामला भी बनेगा। और जैसे भी वृंदा मैम ने भी कहा 307 का बन रहा है, क्योंकि उन्होंने उसको जान से मारने की कोशिश की। जैसे कि अभी अनीता के स्टेटमेंट हम लोगों ने सुने हैं, जब वो बता रही हैं, और मैम लगातार क्रूअलिटी कर रही हैं। ये कितना मतलब हीनियस क्राइम है कि एक सर्वेंट को आपने रखा हुआ है, उनको मतलब, और उनके साथ इतना क्रूअलिटी कर रहे हैं। दूसरा मैम इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितना भी अनऑर्गेनाइज जो वर्कर्स हैं ये काम कर रहे हैं, इनके लिए, इनके फेवर के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए अभी तक नेशनल, हमारे कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनाया है, क्योंकि जिससे उनको रेगुलेट किया जाए इसकी रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। अभी मैं आपके चैनल पे पोक्सो की बात कर गई, क्योंकि मुझे उनको हाइट देख करके लग रहा था कि शायद वो माइनर है। जी। बट अगर वो मेरी है तब भी आईपीसी की बहुत सारे सेक्शंस में इनके अगेंस्ट जो है, कॉल के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। अभी हुई है नहीं, मुझे नहीं पता मैम। बिल्कुल। और दूसरा यहाँ पर ये बात जो सीमा अभी रख रही है कि जो असंगठित क्षेत्र होते हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनके ना अधिकार जो हैं उनको मेंशन किया गया है ठीक से, ना उनके जो हक है, ना उनकी जो उनकी जिस तरह से लड़ाइयां वो लड़ सकते हैं, इस तरह से कुछ भी है नहीं। तो सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त यहाँ पर उस चीज की भी है। वो तो बहुत बहुत मुख्य बात है कि ऐसा एक विशेष कानून होना चाहिए, लेकिन अभी वो लेबर कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर ऑफिस में भी एक स्पेशल डेस्क बना हुआ है, नेशनल डेस्क भी है और स्टेट डेस्क भी है। वहां पे जाके वो कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि अभी लेबर ऑफिस में कह रहे हैं कि सबको एक आइडेंटिटी कार्ड देंगे और उस कार्ड में एक नंबर होगा, उसको लेकर वो कंप्लेंट तो कर ही सकते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे आपने कहा, उनको अवेयरनेस नहीं है। ये अवेयरनेस देना एम्प्लॉयर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, और ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस जो हैं उनका भी जवाबदारी बनती है। बिल्कुल, ऐसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है, पोस्टर्स लिखे वहां पे जी, कि उनके अधिकारों से उन्हें वाकिफ करवाया जाए, उन्हें कम से कम इस मामले में शिक्षित किया जाए कि अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार होता है, अगर आपके साथ कोई हिंसा होती है तो आप कहाँ जा सकती हैं, आप किससे मदद
मदद ले सकती है, ये सब भी बताना बहुत जरूरी है। लेकिन इन सब के ऊपर एक ये भी बहुत बड़ी बात है कि इंसानियत भी एक चीज होती है, संवेदनशीलता भी एक चीज होती है और लोगों को कम से कम वो बरतना चाहिए। शेफाली कौल शायद ये सोच रही थी कि वो वकील हैं तो वो आसानी से इस तरह के मामले से बच जाएंगी या ये जो बात है ये किसी के सामने नहीं आएगी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस जो है उस पर ये दारोमदार होगा यहाँ पर, क्योंकि ये नोएडा का मामला है कि किस तरह से वो इस मामले से निपटते हैं और कम से कम एक ऐसा उदाहरण इस मामले से पेश होना चाहिए कि आगे लोग हिम्मत ना करें इस कमजोर तबके के लोगों से इस तरह का व्यवहार करने की। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, एक और अहम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अब हमारे दूसरे महत्वपूर्ण विषय की बात करते हैं। देश में सबसे ज्यादा सुर्खियां अगर किसी राज्य की पुलिस बटोरती है तो वो है उत्तर प्रदेश की पुलिस, और एक बार फिर से यूपी की पुलिस की पोल खुल गई है। मामला यूपी के बस्ती का है, जहां बंदूक पे गोली लोड करने में सब इंस्पेक्टर की सांस फूल गई। दरअसल डीआईजी आर.के. भारद्वाज यहां पर थानों की जांच के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों से हथियार भी चलवा कर देखे, लेकिन जो तस्वीर सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। जांच के दौरान एक सब इंस्पेक्टर बंदूक की नली में गोली डालकर फायर करते हुए नजर आए, जिसे देखकर डीआईजी साहब भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए, हैरान रह गए और उसके बाद सही ट्रेनिंग करवाने के आदेश दिए। और ये मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि इससे जब आगे वो बढ़ते हैं तो कुछ और पुलिसकर्मी भी थे जिनसे उन्होंने जब गन लोड करने को कहा तो वो भी उनसे नहीं हो पाया। और ये आप देख रहे हैं कि ये बंदूक की जो नली थी उसमें गोली डालते हुए सब इंस्पेक्टर नजर आए, जिसको देखकर डीआईजी साहब हैरान रह गए। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं, वो तस्वीरें भी सबको याद है जब 4 साल पहले संभल में यूपी पुलिस ने गोली नहीं चलने पर मुंह से ही ठाए ठाए की आवाज निकाल दी थी। 2018 का वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और यूपी पुलिस की जमकर किरकिरी हुई थी। तो सवाल यही है कि देश के सबसे बड़े राज्य की सुरक्षा का जिम्मा उठा रही यूपी पुलिस की आखिर ये हालत क्यों है? इधर आओ, मारो इधर गए इधर आओ, मारो इधर गए। तो ये ठाए ठाए करते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले। तो दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे पास इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। A.K. जैन साहब हैं हमारे साथ, पूर्व डीजीपी हैं यूपी के। जैन साहब, यहाँ पर ये तस्वीरें आप तक भी पहुंची होंगी, आप उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे, लेकिन कई तरह के सवाल जो है जैन साहब ये जो तस्वीरें हैं ये उठाती हैं। देश के सबसे बड़े राज्य का जिम्मा, उनकी सुरक्षा का जिम्मा जिस पुलिस के पास है, उन्हें यहाँ पर गोली चलानी नहीं आ रही है। हो सकता है कि ये तस्वीरें देखकर हंसी आए, लेकिन ये विडंबना है और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ये बहुत एक गंभीर मुद्दा है। एक्चुअली ये रबड़ बुलेट फायर करने के लिए कहा गया है। एक अनफॉर्चुनेट स्थिति यह है कि जो प्रैक्टिस एम्यूनिशन मिलना चाहिए और जो प्रैक्टिस पर ईयर होनी चाहिए वेपन को खोलने की, वेपन को जोड़ने की, वेपन की जो रुकावट होती हैं उनको दूर करने की, ये होती नहीं है। एम्यूनिशन, जो प्रैक्टिस एम्यूनिशन है वो बड़ा रेयर मिलता है और जो एनुअल फायरिंग प्रैक्टिस होती है, पर ये तो एक बहुत ही शर्मनाक तरीका है और ये तो एक बेसिक जानकारी हर पुलिसकर्मी को होती है। इन्होंने लगता है कभी रबड़ बुलेट को फायर नहीं किया है, इसलिए ये ठीक से उसको समझ नहीं पाए, वरना 303 है और रिवॉल्वर पिस्टल्स जो जनरली सब इंस्पेक्टर्स हैंडल करते हैं उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है और प्रशिक्षण बीच बीच में दिया जाता है। ये एक शर्मनाक एक चेहरा निकलकर सामने आया है यूपी पुलिस का और इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए। इससे यूपी पुलिस की छवि धूमिल हुई है। बिल्कुल, हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रोफेसर रविकांत, ये तस्वीरें जब हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम A.K. जैन साहब को भी सुन रहे हैं, वो पूर्व डीजीपी है, कह रहे हैं बहुत शर्मनाक है और कहीं ना कहीं जो पूरी ट्रेनिंग होती है पुलिस वालों की, ये तो उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों का फंड होता है, यहाँ पर भारी भरकम फंड दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए। तो ये तस्वीरें जो है, ये जो सवाल उठ रहा है कि आखिर ट्रेनिंग के नाम पर यहाँ पर हुआ क्या है? देखिए, निश्चित रूप से अदिति, ये सवाल सिर्फ इस मसले पर नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ये पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, कि आखिर ट्रेनिंग किस तरह से दी जा रही है और पुलिस व्यवस्था चल कैसे रही। इसी यूपी में जब एक बार एनकाउंटर करने के लिए पुलिस जाती है और राइफल नहीं चलती है तो एक पुलिस वालों को मुंह से आवाज करनी पड़ती है, ठाई ठाई की आवाज करनी पड़ती है। बिल्कुल, वो तस्वीरें भी अभी हमने दिखाई है। उस समय भी यूपी पुलिस की बड़ी
जगहसाई हुई थी। और मुझे लगता है कि पुलिस का इकबाल जो होता है वो हमेशा कानून व्यवस्था को मजबूत रखता है, लेकिन अगर इस तरह के दृश्य आएंगे तो उससे एक तो उसका इकबाल कमजोर होगा, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस एक दूसरे नाम से भी जानी जाती है कि जिस तरह वो कई बार ऐसा हुआ कि कस्टडी में मौतें हुई हैं, वो भी बड़े सवाल हैं। बिल्कुल कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, वो भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये सवाल तो ज्यादा गंभीर है कि साहब वहां पर एक एसआई स्तर का अधिकारी वो बंदूक चलाना नहीं जान रहा है, और डीआईजी साहब खड़े होकर के देख रहे हैं, और वो भी क्या करें बेचारे, उनके भी बड़ी मुश्किलें हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरी कानून व्यवस्था पर, पुलिस व्यवस्था पर और उसके पूरे तंत्र पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। अब देखना यह है कि इसको लेकर के डीजीपी साहब और उत्तर प्रदेश सरकार क्या एक्शन लेती है। अब सवाल ये भी है कि क्या आगे इस तरह के वीडियोज नहीं आएंगे, इस तरह की कोई और घटना नहीं होगी। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में लोगों को कानून पर भरोसा हो, पुलिस का इकबाल बुलंद हो, इसके लिए जरूरी है कि इस तरह की घटनाएं वो सामने ना आए, इस तरह की चीजें ना दोहराई जाएं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस का इकबाल भी बुलंद होगा, बिल्कुल, और कानून व्यवस्था पर सवाल भी नहीं खड़े होंगे। ये पूरे सिस्टम पर ही सवाल है, जिस तरह से प्रोफेसर रविकांत आप कह रहे हैं कि जैन साहब यहाँ पर जो बात अभी प्रोफेसर रविकांत उठा रहे हैं कि जब एनकाउंटर करना होता है तो आप बिल्कुल माहिर नजर आते हैं, आप अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं। बुलडोजर चलाना होता है तो आप उस्ताद हैं, आप जाकर बुलडोजर चला देते हैं, कोर्ट से आदेश हो चाहे नहीं हो, आपको क्योंकि लगता है कि मामला ठीक नहीं है तो आप जाकर आरोपी के घर पर बुलडोजर चला देते हैं। लेकिन जहां पर बेसिक ट्रेनिंग की बात आती है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आपका सामना किसी अपराधी से होता है जहां पर आपको बंदूक चलाने की जरूरत होती है, तो आप सबसे बेसिक चीज पर ही सबसे पीछे रह जाएंगे। नहीं, मैं आपका कहना बिल्कुल सही है, पर इनसे पूरे पुलिस फोर्स को जज नहीं करना चाहिए। प्रोफेशनली बहुत साउंड पुलिसकर्मी भी हैं थानों पे, ये कुछ लापरवाह किस्म का सब इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज लगता है, इसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। इनका बाकायदा इंडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए, ट्रेनिंग इनको दी जानी चाहिए कि किस प्रकार से रबड़ बुलेट को फायर किया जाता है। ये सब बेसिक ट्रेनिंग्स पीटीसी में ट्रेनिंग के दौरान, एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान सबको दी जाती है। पर ये अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है कि इन्होंने लगता है उसके बाद कोई भी रिफ्रेशर कोर्स नहीं किया है। और ये जो एक दो इंसिडेंट्स हैं जो कि हाईलाइट हुए हैं, इनका कॉग्निजेंस लिया है पुलिस फोर्स ने, और इनके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है, और बाकी पुलिसकर्मियों को इससे जज मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर रविकांत जो बात जैन साहब कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाना चाहिए, ये भी क्या ठीक होगा? क्योंकि अब यही होता है कि आपने एक सब इंस्पेक्टर को यहाँ पर बलि का बकरा बना लिया क्योंकि वीडियो उनका वायरल हुआ है, लेकिन जो सवाल पूरे सिस्टम पर खड़ा हुआ है वो उससे आप इस तरह से बचकर निकल जाएंगे उस अकेले सब इंस्पेक्टर पर कार्रवाई करके, क्योंकि उसके बाद का भी वीडियो सामने आया है बाद में, जिसमें कुछ जगहों पर दिख रहा है कि जो कुछ पुलिस अधिकारी हैं उनसे जब गन लोड करने को कहा गया, उनसे गन भी लोड नहीं हुई है। प्रोफेसर रविकांत जी निश्चित रूप से, और इसमें केवल एक सब इंस्पेक्टर की जवाबदेही नहीं है, ये सवाल तो पूरे तंत्र पर है। तो उसमें आमूलचूल बदलाव की जरूरत और सिर्फ आज ही नहीं महसूस हो रही है। डीजीपी साहब हमारे साथ हैं, वो भी इस बात से सहमत होंगे कि पूरी पुलिस व्यवस्था में एक आमूलचूल बदलाव की जरूरत है, और वो जिस तरह से राजनीतिक जो प्रभाव होते हैं उसमें वो काम करती है, वो भी इल्जाम लगते हैं। और वो भी जो आपने कहा कि बुलडोजर का जो पूरा तंत्र चल रहा है, वो भी पुलिस कस्टडी में मौतें होती हैं, वो भी एक सवाल खड़े होते हैं। और गरीबों को जिस तरह से कई बार इस तरह की घटनाएं आई हैं, कोई पहली बार ये नहीं है कि वो जो सताने की घटनाएं आती हैं, और दूसरी तरफ प्रभाव के दबाव में भी पुलिस व्यवस्था काम करती है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि थोड़ा सा हम लोगों को सिंपैथी रखना पड़ेगा कि वो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनको छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं, तो ये पूरे तंत्र पर सवाल है और सरकार की नीतियों पर भी सवाल है। और इसीलिए पुलिस सुधार की, पुलिस रिफॉर्म्स की बात जो की जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उस पर शायद अब सभी सरकारों को, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो, उस पर जल्दी अमल करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग व्यवस्था पर नहीं, ये पूरे पुलिस सिस्टम पर सवाल है। और जिस तरह से प्रोफेसर रविकांत कह रहे हैं कि कभी कभी आप मानवाधिकार का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जिस तरह से जैन साहब कह रहे हैं कि उसका दूसरा पहलू भी है कि पूरा जो पुलिस महकमा है उसमें भी कई बहुत ही बेहतरीन अफसर हैं, बहुत बेहतरीन जो सिपाही हैं, अधिकारी हैं, वो भी है। उन सब पर सवाल यहाँ पर खड़े नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो लगातार सवालों में खड़ी होती है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।
टीवी अभिनेत्री तुनिशा शर्मा को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार अभिनेता शीजान खान को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने शीजान को 3 दिन और पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक 22 लोगों का बयान दर्ज किया जा चुका है और किसी तरह की साजिश के सुराग अब तक नहीं मिले हैं। पुलिस अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन जांच अभी भी जारी है। कल तुनिशा का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। वो 24 दिसंबर को अपने धारावाहिक अली बाबा के सेट पर फंदे से लटकी पाई गई थी और उनकी मां ने, तुनिशा की मां ने ये आरोप लगाए थे कि उनका रिलेशनशिप था शीजान खान के साथ और कुछ दिन पहले रिश्ता तोड़ने की वजह से तुनिशा लगातार परेशान चल रही थी। और ये वो तस्वीरें हैं जब उनके को स्टार और शीजान तुनिशा को सीधे अली बाबा के सेट से अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अहमदाबाद के एक अस्पताल में आज भर्ती करवाया गया। यूएन मेहता अस्पताल ने बयान भी जारी कर दिया और बताया कि हीराबेन की हालत फिलहाल स्थिर है। मां की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद पहुंच गए। एयरपोर्ट से वो सीधा अस्पताल पहुंचे और अपनी मां से जाकर मुलाकात की। हीराबेन 99 साल की हैं। प्रधानमंत्री जून में ही हीराबेन के 99वें जन्मदिन पर उनसे मुलाकात करने भी गए थे। आपको ये भी बता दें कि मंगलवार को ही यानी कल ही प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद मोदी मैसूर के पास कार दुर्घटना में मामूली तौर पर घायल हो गए। उनके साथ उनकी पत्नी, बेटा और बहू भी थे। जानकारी के अनुसार दोपहर को कल सड़क दुर्घटना हुई है। उन्हें मैसूर के जेएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो 5 की बात में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।